आपने उसके जैसे हमारे बेटे देखो मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल चल रहे थे, मतलब टॉपिक चल रहा था थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, मैंने कुछ कराए थे। आज कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको कराता हूँ, जैसे कुछ बच्चों ने तो किया, अच्छी बात है। बट कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ एनसीईआरटी के जो मुझे लगते हैं, और फिर जो हमारा एक अगला टॉपिक है ना, मौलिक इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है नहीं, तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर बस एक दो क्वेश्चन कराने हैं, वो करा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी आदित्य नहीं आई है अभी तक, बताया। देखो इसमें एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है नहीं, चार ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपको, जैसे 1 ग्राम आपको दे रखा है बेटा गोल्ड, है ना, 1 ग्राम एयू, है ना। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है, फर्स्ट तो यही दे रखा है। सेकंड नंबर पे आपको क्या दे रखा है बेटा, है ना, 1 ग्राम सोडियम। थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है ना, 1 ग्राम लिथियम। और फोर्थ नंबर पे आपको दे रखा है बेटा, है ना, 1 ग्राम Cl2, ठीक है बेटा। और कुछ गिवन भी है, जैसे एटॉमिक मासेस जो है बेटा वो गिवन है। तो एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड आपको दे रखा है बेटा, है ना, 197, ठीक है, AMU, क्लियर। और सिल्वर का आपको दे रखा है, सॉरी सिल्वर तो है भी नहीं इसमें, सोडियम आपको कितना दे रखा है, 23, ठीक है ना बेटा। आपको लिथियम का दे रखा है 9, है ना, 9 होता है, कितना होता है, 7, AMU। और आपको बेटा Cl का दे रखा है 35.5 AMU, ये गिवन है। और आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इसमें किस में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो देखो सीधा सा है, वही हमारे पास मास और इनका रिलेशन क्या होता है, सिंपल सा फंडा भाई, है ना, गिवन मास। आप हमारे चाहे ट्रायंगल से देख लीजिए या फॉर्मूला से निकाल दीजिए बेटा, जैसे हमने ट्रायंगल में आपको क्या बनवा रखा है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स, यही होता है बेटा, क्लियर। तो हमारे पास क्या होता है, मास, और ये क्या है, वॉल्यूम। तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम, यही होता है। या फिर हमारे पास क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, यही आप पढ़ के आए हो बेटा। और इधर वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो हमने देखा कि हमें गिवन मास दे रखा है और हमसे क्या पूछा है ना, विच वन हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, आपको ये बताना है, इन द फॉलोइंग विच वन हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इनमें से लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स पे क्वेश्चन, ठीक है, पार्टिकल्स मतलब। तो सीधा सा मतलब मास दे रखा है, ये पूछा है, तो वही वाली बात, ये मास इक्वल टू 1 मोल के होता है, मतलब एटॉमिक के मॉलिक्यूलर मास बराबर 1 मोल, और 1 मोल बराबर नंबर ऑफ इतना। अब देखो सीधे, अब देखो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक एलिमेंट है, एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम। सेम सोडियम का भी यही हो, सिल्वर, बस वो एक मॉलिक्यूल है। पहले हम मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल से एटम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ एक सिंपल सा रिलेशन, ये सब स्टार्टिंग तीनों पे क्या है, एटॉमिक मास इन ग्राम, ठीक है, एटॉमिक मास इन ग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल, और इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, एटम्स। अब ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो मैं कह सकता हूँ जी ये बराबर इसके। तो आप देख लो, फर्स्ट में कौन है, एटॉमिक मास क्या होता है, अगर जो हमारा एटॉमिक मास है वो एमयू, इसको अगर ग्राम में ले लें तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल बराबर किसके हो गया, कि वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। इसलिए 1 ग्राम, ये किसका चल रहा है, 197 ग्राम ऑफ गोल्ड ही तो है। तो बेटा 1 ग्राम ऑफ जो गोल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, और अपॉन में क्या जाएगा, 197, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से, तो पार्ट वन ये हो गया बेटा। इसी तरीके अब देखो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ पार्ट टू के लिए, कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ जो सोडियम बनेगा बेटा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, तो ये क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 23। देखो 1 ग्राम गोल्ड का निकालना था, तो एवोगाड्रो नंबर पर अपॉन एटॉमिक मास ऑफ किसका था बेटा,
बोल्ट का, तो सोडियम का आ गया। इसी तरीके से थर्ड का निकालना हो मुझे तो क्या बनेगा, है ना, 1 ग्राम ऑफ क्या है हमारे पास, लिथियम, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में क्या आ जाएगा 7। क्लियर। अब आते हैं बात बेटा क्लोरीन पे, तो थोड़ा ध्यान देना क्लोरीन थोड़ा सा, क्योंकि देखो वहां पर क्या है, ये जो Cl2 है, Cl2 मॉलिक्यूलर मास है, तो यहाँ से जो निकल के आएंगे वो मॉलिक्यूल्स, यहाँ से क्या निकल के आएंगे, है ना, एटम्स ऑफ सोडियम, यहाँ क्या आएगा, एटम्स ऑफ लिथियम, ठीक है, और यहाँ क्या आया, एटम्स ऑफ, ये क्या है बेटा, गोल्ड, ये चीजें निकल के आई, है ना, एटम्स ऑफ गोल्ड, एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ लिथियम। लेकिन अब जो यहाँ से करोगे बेटा आप, यहाँ 1 ग्राम ऑफ Cl2, ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से जो निकल के आएगा बेटा सब, है ना, ये इसका जो मॉलिक्यूलर मास 35.5 है ना, इंटू 2, ये क्या आएंगे यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऑफ, समझ में आ गया बेटा आपके क्या है, Cl2। और आप जानते हो 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो कंटेन करता है 2 एटम ऑफ क्लोरीन, तो इतने सारे मॉलिक्यूल कितने करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मुझे इसी, बेटा ये बताओ तो इतनी चीज समझ में आ रही है, ये जो दे रखा है 1 ग्राम, वो Cl2 मॉलिक्यूल दे रखा है, और Cl2 का मास क्या होगा, 35.5 इंटू 2 कर दो या प्लस 35.5 कर दो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो 71 आ जाएगा। तो ये इसका मास क्या है, 71। लेकिन यहाँ पे जो आएंगे ये एटम्स नहीं होंगे, ये तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटा, क्योंकि Cl2 क्या है, एक मॉलिक्यूल। अब हम कर सकते हैं कि जी 1 मॉलिक्यूल में होता है 2, तो इतने में कितने हो जाएंगे, तो इसकी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 2, और इतने एटम्स, देखो 1 मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम्स, सो दैट इतने मॉलिक्यूल हैविंग कितने एटम्स है ऑफ Cl। क्लियर। तो अब आप देख लो बेटा, सीधी सी बात, अब आप यहाँ देखो, ऊपर की तो सब में नंबर कॉमन है ना, नीचे का नंबर अलग है, 197, 23 और 7 और आपके 71, ठीक है, और इंटू 2, तो इसको आप कर ही लो, इसको आप 2 हटा ही दो, तो ये बन जाएगा 35.5। तो यहाँ देखो एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड हो रहा है 197 से, यहाँ एवोगाड्रो नंबर डिवाइड हो रहा है 23 से, यहाँ 7 से, और यहाँ 35.5 से। तो आप बताओ नीचे की जो नंबर जितना छोटा होगा, तो जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा होगी नहीं, और जितने ज्यादा से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कम आएगा। ये तो आप मैथमेटिक्स से जानते हो, सिंपल सी चीज। जितने बेटा आप देखो 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, ठीक है। तो नीचे वाली क्वांटिटी जितनी कम होगी, जो वैल्यू रिजल्ट आएगी वो उतना ज्यादा होगा। तो आप ही बताओ यहाँ सबसे ज्यादा रिजल्ट किस में आएगा, सबसे वैल्यू किसकी याद आएगी, 1 ग्राम ऑफ लिथियम की। समझ में आ गया नहीं, सेम ऊपर की चीज तो सब कॉमन है बेटा, 23, 7, 35.5, 197, सबसे छोटे जो नीचे की डिविडेंड वैल्यू है वो सबसे छोटी कौन सी है, 7। 7 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा सबसे ज्यादा किसका, ये तो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, तो देखो बेटा 11th और क्लास तक तो ये डिस्क्रिप्टिव आता है, आपको करना होगा इस तरीके से, ठीक है, आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना होगा पूरा। और यही सवाल जब कंपटीशन में आएगा, किसी भी ऐसे सवाल तो एनडीए जैसे कंपटीशन में, या बेटा जो 12th के बाद जो फौज वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, है ना, एसएससी के एग्जाम होते हैं, ऐसे सवाल तो बेटा इन सब में आते हैं, क्योंकि मोल कंसेप्ट 9th का भी टॉपिक है, 11th का भी टॉपिक है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो यही चीज ऑब्जेक्टिव बन जाती है। इन द फॉलोइंग विच वन हैविंग द हाईएस्ट या विच वन हैविंग द लोएस्ट, है ना, मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ध्यान देना होता है, अब जैसे ये दिया मॉलिक्यूल था लेकिन पूछा एटम है, तो आप पहले मॉलिक्यूल निकालोगे, और मॉलिक्यूल 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल को सॉरी 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल के अंदर फिर एटम निकाल लोगे, तो ये आंसर तो है, ठीक है ना बेटा। हाँ जी विक्रांत बेटा बताओ, समझ में आया ये चीज, ये एक सिंपल सा है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। हाँ ठीक है ना, तो बाकी एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, अब एनसीईआरटी का ही, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास, वो क्या चीजें हैं, वो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। कैलकुलेट द, ये भी नंबर ऑफ एटम्स ही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन
ठीक है। जो पहला पार्ट दे रखा है बेटा वो दे रखा है 52 मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है। सेकंड पार्ट दे रखा है बेटा 52 यू ऑफ 52 यू ऑफ हीलियम। और जो थर्ड पार्ट दे रखा है बेटा वो दे रखा है आपको 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है बेटा, ये थ्री पार्ट्स हमको दे रखे हैं, लेकिन देखो सब जगह 52 ही है, सब जगह हीलियम है, बट उनकी यूनिट्स अलग है, और उसी की वजह से बेटा तीनों में नंबर ऑफ हीलियम एटम्स की क्वांटिटी कम होती है। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में हीलियम की इमेज होनी चाहिए। हीलियम एक एलिमेंट है, और जो हीलियम गैस होती है बेटा उसमें भी एटम एटम ही मिलते हैं, लेकिन एटम एटम मिलके मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलती। मतलब हीलियम अगर गैस है, ये पूरी क्या है ना, हीलियम गैस, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है ना, हीलियम एटम्स, ना कि हीलियम मॉलिक्यूल। इस पे याद रखना, ठीक है बेटा। फिर अब देखो बेटा, हमारे पास देखो हीलियम, आप जानते हो हीलियम का जो मास होता है, ठीक है ना बेटा। अब देखो आपको दो चीजें बेसिक पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम जो होता है वो 4 AMU होता है। ठीक है बेटा, है ना, या यू कह सकते हो आप। जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन से कंपैरिजन करोगे तो यू, और कार्बन C12 से करोगे तो यू। और जो मोलर मास होगा, है ना, मोलर मास ऑफ हीलियम, तो वो क्या बनेगा बेटा, आपका 4 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एटॉमिक मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते, दैट इज मोलर मास। ठीक है, इन दो चीजों से कई सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। जो को पहला है हमारा मोल्स है। जो कोई भी चीज की क्वांटिटी अगर हम 1 मोल लेते हैं उसमें इतने एटम या मॉलिक्यूल होता है, और ये हीलियम गैस कंटेन करती है एटम। सो हम ये लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना, 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन, है ना, 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, एटम्स ऑफ हीलियम। इतनी बात समझ आ गई। अब हमारे पास कितने मोल है बेटा, 52 मोल्स ऑफ हीलियम कंटेन। तो क्या हो जाएगा, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, तो ये क्लियर पॉइंट बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें ना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। ठीक है, सेकंड की तरफ है 52 यू। तो हम जानते हैं बेटा, जो 4 यू है वो एक एटम का मास होता है ना, 4 AMU या 4 यू, 4 AMU और 4 यू, ये इसमें एक एटम है। एटॉमिक मास कितने का होता है, 1 एटम का। ठीक है, मोलर मास कितना होता है, 1 मोल एटम्स का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4 यू ऑफ हीलियम कंटेन, है ना बेटा, 1 एटम ऑफ हीलियम। इतनी बात बताओ समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है। तो इसलिए जो 52 यू ऑफ हीलियम होगा बेटा, ये क्या कंटेन करेगा। ठीक है, तो 52 इंटू 1/4 मतलब, है ना, 13 हो गया क्या, एटम्स ऑफ हीलियम। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं। बस देखो इसका ट्विस्ट बतना सा था, कि इसीलिए मैंने बोला अगर आपको शुरुआती ये चीजें पता होंगी, ठीक है, हमने यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया नहीं, तो भाई एटॉमिक मास जो हीलियम का होता है वो 4 AMU, या आप समझ में आए यूनिट्स की वैल्यू क्या है। हम लोग क्या करते हैं, पता नहीं क्या कैसे आदत पड़ी होती है बच्चों की, समझ में नहीं आता, कि वैल्यू तो लिख देंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे। और अगर यूनिट लोगे तो आधे से ज्यादा सवाल जो तुम्हारे गलत होते हैं ना, वो यूनिट्स की वजह से गलत होते हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज होता है। अब आओ हमारे पास क्या कंडीशन है बेटा, तो दो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सीधा सीधा 14 यू में कितने आएंगे, 1 एटम, 52 यू में कितने होंगे। अब आओ हमारे पास है 52 ग्राम। तो हम जानते हैं बेटा, देखो ये 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम, 1 ग्राम नहीं, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम ऑफ जो हीलियम होता है दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। बताओ। हाँ जी ईशा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई। हाँ ठीक है बच्चों। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम जो है वो क्या होगा भाई, देखो मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में, तो ये 1 मोल में कितने हमारे पास होंगे, 6 ऊपर ही कर चुके हैं बेटा, देखो हम 6.022 इंटू 10⁻23
है ना, एटम्स ऑफ हीलियम। तो वही ए बराबर बी के, बी बराबर सी के। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम जो है वो इक्वल होगा किसके बेटा, इतने। तो फिर हमारे पास क्या है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, है ना, कंटेन्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप खुद ही बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6.022 इंटू 23 और डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, 4 से आएगा ये 13 टाइम्स। तो 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास, है ना, एटम्स ऑफ हीलियम। ये हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो एक हल्के हल्के से ट्विस्ट आते हैं, छोटे छोटे से, क्लियर है पॉइंट। तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो बाकी देखो, आप अपनी एनसीईआरटी के, है ना, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ जो आप कर सकते हो। अभी भी जो जितना पढ़ाया है उस तक के बेसिस पर है, आप मैं सभी से कहूँगा। चलो मैं इसी के मतलब चैट बॉक्स में, वही जो सॉरी हमारा होता है ना स्टडी मटेरियल वगैरह जो होता है, मैं वहाँ पे इस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लिख के बोल दूंगा। अभी टाइम वेस्ट करने से कोई वो नहीं, कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 11, 13, 32 जैसे जो भी है, तो अब तक जो हमने पढ़ा चुके हैं उसके बेसिस पे आप जो क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। उसके वैसे मुझे ये काम सैटरडे करना था, वो रह गया, ठीक है नहीं, तो वो मैं कर दूंगा। तो आप एनसीईआरटी के, क्योंकि जो पढ़ा दिया उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो जरूर हो जाए सारे बच्चों के, ठीक है ना बेटा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है, मतलब आज का जो न्यू टॉपिक है वो है इम्पेरिकल फार्मूला, है ना। तो ये इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, हम इसको समझ पाए। देखो बेटा आप अब तक स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये तो आप पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो ये इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी बात करें। लेकिन ये तीनों ही एक साथ जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है बेटा इजीली, ठीक है ना बेटा। तो अभी हम मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चर, इम्पेरिकल तीनों एक साथ पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ जी देखो, मैंने इसीलिए तीनों का टॉपिक तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला ही है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी, ठीक है नहीं, क्योंकि हम जनरली स्ट्रक्चर, जैसे देखो कुछ चीज़ें बताता हूँ जैसे कैसे होता है चीज़ें। जैसे आप देखो बेटा, ये मीथेन इथेन पढ़ के आए हो है ना 10th क्लास में, तो मैं इथेन को उठाता हूँ, क्लियर। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, ठीक है। तो दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले क्या है वो बता देता हूँ, देन उनको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, ये ऐसा क्यों। और इसका मैं स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसमें 2 कार्बन है हमारे पास, आप जानते हो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने 2 कार्बन बनाए और उनकी लास्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन डिनोट करे, ठीक है। ये आप 10th में बना के आए इस टाइप के स्ट्रक्चर्स। कार्बन कार्बन से 1 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। बाकी भाई 2 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो 1 कार्बन पे क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। तो हमने बेटा ये 3 हाइड्रोजन इनसे 1 1 की शेयरिंग में दे दी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये C2H6 बन गया स्ट्रक्चर पर। तो बेटा देखो यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा था कौन किसके पास जुड़ा हुआ है, कौन किससे नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेम देखो इसी तरीके से बेटा एक और लिखता हूँ आपके सामने, जैसे मान लो C2H5OH, नहीं ये नहीं, तो CH3COOH, है ना। क्या बोलते हैं आप उसको याद हो, है ना, इथेनोइक एसिड बोलते हैं, या कार, है ना, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका बेटा, एसिटिक एसिड। याद आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का टाइप है ये। इसका अपना मेन जो मदर जो है वो क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक, है ना, एसिड। याद आ गया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, है ना, RCOOH। याद है आपको बेटा, ये 10th में आपको कार्बन वाले कंपाउंड्स में दे रखा है। आर की जगह मैंने CH3 लगा दिया बेटा, क्लियर। तो हमारे पास क्या बन गया, अगर मैं देखो तो ये क्या चीज है, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की बेटा, ठीक है। तो पहले बना देता हूँ,
जैसे अभी यहाँ भी आप 2 कार्बन देख रहे हो, मतलब मैं वही है ना 2 कार्बन मैंने बनाए और कार्बन की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसमें डिनोट करे। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मैंने 3 के 3 हाइड्रोजन को ईच 6 कार्बन से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। कार्बन कार्बन हो गया। देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 8 ऑक्टेट भी पूरी, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं वो पूरी। अब बात करते हैं 2 ऑक्सीजन और देखो क्या होता है हमारे पास बेटा कि एक ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की शेयरिंग करके हुए जुड़ गया। एक से ही ऑक्सीजन जुड़ गया 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड से और इससे हाइड्रोजन जुड़ गया। दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये दोनों की डेफिनेशन तो अब आपको समझ में आ गई होंगी। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेटा क्या बताता है, जो कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जो भी जैसे यहाँ इथेन था बेटा, ये ना इथेन मॉलिक्यूल का नेम है, ये उसका फॉर्मूला जो C2H6 बना है। तो जो या इससे क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने ये लिया, ठीक है, नहीं समझाने के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली ये बताता है बेटा, वो इस तरीके की कंबाइंड फॉर्म है। देखो आप देखो CH3COOH कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन है। ये थोड़ा सा एकोमोडेटेड भी है लेकिन कंप्लीटली एकोमोडेटेड नहीं है, मतलब इकट्ठा पूरी तरीके इकट्ठा तो है। जैसे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, ईच कार्बन पे क्या था, मतलब इस कार्बन पे 3 थे, 3 लिख दिए, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन था, वो आ गया, ऑक्सीजन पे OH था, वो आ गया। लेकिन इस हिसाब से इकट्ठे हुए कि यहाँ आप डिफाइन कर पा रहे हो उसका फंक्शनल ग्रुप, कि ये कंपाउंड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। कैटेगरी मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहलाता है, तो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका एटम्स का मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है कि आप उसमें ये बता पाओ कि ये कंपाउंड किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, मेनली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब जो कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड है, सही है, वो किस फैमिली का मेंबर है, वो उसकी कैटेगरी क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, ये आप बता पाओ। तो अब जैसे हमारे पास ये देखो, ये COOH से हमें क्लियर हो रहा है कि ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई पार्ट है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड तो कॉमन को कहते हैं RCOOH को, ठीक है ना बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप समझ में, अब जैसे ये है, यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है C2H6 है, ये एल्केन कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्लियर है। अभी C2H2 आ जाता है बेटा, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ C2H2 हो जाता है अभी, है ना, तो ये भी क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और 1N, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो C2H2 हमने देखा भाई ये CnH2n वाली कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है ना बेटा। तो इसकी वजह से हमें पता चल गया जी ये एल्कीन है। हमें यहाँ से पता चल गया C2H6 कि 2 से डबल हो रहे हैं 4, 4 से 2 एक्स्ट्रा है, मतलब डबल से 2 एक्स्ट्रा है, तो ये एल्कीन की कैटेगरी में है। तो मतलब कहने का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड को इस तरीके से लिखना है, मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना है कि ये पता चले कि वो कंपाउंड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। पॉइंट आ गया समझ में, क्लियर। जैसे आप देखो यहाँ हम बता पाए CnH2n+2 वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब ये एल्केन है। यहाँ हम बता पाए C2H2 का CnH2n वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब एल्कीन है। हम इस CH3COOH में COOH को देख के पहचान गए कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, समझ आ गया नहीं, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी से बिलोंग करता है, समझ में आ गया बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है कि हम बता पाए कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इज इट क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बताता है, जैसे किसी भी चीज का स्ट्रक्चर है बेटा, जैसे कोई बिल्डिंग है ना, तो उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या बताता है कि कहाँ पर क्या चीज है ना, क्लियर पॉइंट। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कौन सा एटम किस एटम से जुड़ा है और किस तरीके से जुड़ा है, 1 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जुड़ा है, 2 2 की जुड़ा है, 3 3 की जुड़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है कि आयनिक बॉन्ड से है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूरे मॉलिक्यूल का एक अरेंजमेंट बताता है ना, अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है, कि कौन सा एटम किससे जुड़ा है, किस तरीके से जुड़ा है, क्लियर पॉइंट। तो इसको मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं अरेंजमेंट ऑफ द, अब देखो इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ भी है, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ भी, तो ये अरेंजमेंट बता रहे ना कि 1 ऑक्सीजन आर अटैच्ड विद द कार्बन विद 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एंड 1 ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद द कार्बन विद 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बताता है, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट, है ना, ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि हाउ, है ना, एटम्स आर अरेंज्ड विद ईच अदर, और हाउ का मीनिंग
बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, कौन किससे जुड़ा है और किस टाइप के बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, बेसिकली दैट इज डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या है, मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके इस तरीके से लिखा कि हमें ये पता चल जाए ये सब्सटेंस किस मॉलिक्यूल किस कैटेगरी ऑफ द, है ना, कंपाउंड से बिलोंग करता है। क्लियर है पॉइंट। अब आओ इंपेरिकल क्या होता है। देखो इंपेरिकल ये होता है, जैसे मैं पहले इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दूं इन दोनों के तो आप समझ पाओगे, ठीक है बेटा। अब जैसे मैं इसके इंपेरिकल की तरफ बढ़ता हूँ, इन दोनों के ऊपर वालों का नीचे वाला तब डिफाइन करेंगे। देखो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा सी एच, और इसका भी जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो भी होगा सी एच है। नहीं नहीं इसका सी एच नहीं होगा, ठीक है, नहीं इसका सी एच नहीं आएगा, ठीक है, उसका सी एच है, ठीक है। अभी देखो कैसे, तो इसका क्या होगा फिर वो देखो, है ना, इसका होगा भाई 2 से डिवाइड करोगे तो, है ना, तो देखो कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। 2 डिवाइडेड बाई 2 H6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या बनेगा C1 और H3, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, C2 है 2 से, H2 है 2 से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा CH बन गया, ठीक है। यहाँ C1 को लिखते नहीं CH3, ठीक है बेटा। क्लियर। इसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, वो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है बेटा वो हमारे पास क्या बनेगा C2, और हमारे पास H कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, 2 से इसको डिवाइड 2 से इसको, ये हमारे पास रेशो है ना, तो ये बना हमारे पास C, है ना, H2O। बेसिकली देखो क्या होता है, अगर मैं आपको बेसिक चीजें बताऊं CH और O, तो हमारे पास देखा इस पूरे कंपाउंड में बेटा देखो, जैसे हमारे पूरे इस कंपाउंड में देखो आप इसकी बात करो तो इसमें कार्बन कितने हैं इस पूरे कंपाउंड में 2, ठीक है। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 और एक 4, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन देखो 1 और 1 कितने बेटा 2। तो ये हमने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके ये कंपाउंड बना और उनका मिनिमम रेशो निकाल लिया। तो मिनिमम रेशो ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, क्लियर, मिनिमम होल नंबर रेशो कह सकते हो, या फ्रिक्शन में जाने से फिर हमें होल नंबर तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा देखो मान लो कहीं पे आपने डिवाइड किया और 1.5 आ गया, तो कोई एटम क्या हाफ होता है, कभी भी नहीं होता, हाफ होते ही टुकड़े होते ही तो वो दो अलग अलग एटम बन जाएंगे। तो एटम्स कभी फ्रिक्शन में तो होते नहीं, वो बात अलग है, कभी आपने निकाला मिनिमम रेशो आ गया तो आप उसको डबल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मिनिमम होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स, समझ पा रहे हो, मिनिमम होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी कोई भी मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बना है, जैसे ये मॉलिक्यूल इन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना, तो इनका मिनिमम रेशो, तो अभी ये मिनिमम नहीं है, अभी तो मैंने जितने हैं वो लिख लिए हैं, इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, जो है मैंने वो लिख लिए बेटा। लेकिन मिनिमम रेशो करोगे तो क्या होता है, जो मिनिमम कॉमन नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो आप मुझे यहाँ करते हुए देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम मिनिमम रेशो निकालेंगे तो ये 1:2:1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। और 1:2:1 करेंगे तो कार्बन पे देखो क्या लगा दिया हमने 1, हाइड्रोजन पे 2, ऑक्सीजन पे 1, समझ में आ गया। तो ये जो है दैट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास ये, तो CH3COOH का इंपेरिकल फॉर्मूला आपको समझ में आया, CH2O। और देखो CH2O किसी और मॉलिक्यूल का भी इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है, ये मत सोचना कि जी ये इसी का होगा, ये किसी और का भी हो सकता है, समझ में आया नहीं बेटा। तो याद रखना इस चीज को, ये जरूरी नहीं है कि ये बजी या सी इसका इंपेरिकल ही होगा, क्योंकि देखो ये तो मिनिमम रेशो है, मिनिमम रेशो ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल है, क्लियर ना पॉइंट। तो वो किसी और का भी हो सकता है, वो आएगा देखना, भी करके दिखाएंगे। आप देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, यहाँ ये मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, देखो बेटा हमारे पास है ना कार्बन, या आप इसी तरीके से देखो, ये उस तरीके से नहीं इस तरीके से देखो, तो कार्बन और हाइड्रोजन अभी कितने हैं इसमें, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, इसका मिनिमम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 1:1 बन जाएगा। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH बन गया कि नहीं बन गया। आप इस तरीके से देखो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है बेटा। अब हम इसकी तरफ जाएं अगर इस कंपाउंड की तरफ, तो कार्बन और हाइड्रोजन अभी कितने कार्बन है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 6, और इसका मिनिमम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 1:3 बन जाएगा। और 1:3 करोगे तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3 और क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो C2H6 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है ये, तो आप डेफिनेशन समझे, मिनिमम होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी एटम कोई भी एटम जिन मॉलिक्यूल से बनके बना है उनके एटम्स का मिनिमम रेशियो जो होता है, मिनिमम होल नंबर रेशियो, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ जी जानवी बेटा ये समझ में आया।
क्या ये एम्पेरिकल फॉर्मूला 9th में भी था बेटा? मैं बेटा पूछना चाह रहा हूँ, जानवी 9th में था ये टॉपिक या नहीं था? अच्छा अच्छा, ओके, चलो अच्छी बात है। ओके ओके, चलो हाँ, वही मुझे ध्यान है, मतलब ध्यान की सिलेबस में का तो टॉपिक नहीं है ये 9th क्लास में एम्पेरिकल, है ना, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर तो रहता है बट ये नहीं है। चलो, तो इस तरीके से देखो बेटा, आपकी बुक में एक्सरसाइज में कई चीजों के एम्पेरिकल फॉर्मूले दे रखे हैं, तो आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो जैसे एक हम देखते हैं, देखो किसी और चीज का भी ये सेम आ सकता है कि नहीं, है ना, तो एक बार चलो कोई रफ करता हूँ फिर निकालता है। जैसे हमारे पास है बेटा, देखो C2H5CHO, है ना, ये दे रखा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा आई थिंक। इसका देखो अब निकालें, तो देखो क्या आएगा, CH और O, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और 1, बेटा कितने हो गए 6, और ऑक्सीजन तो 1 ही है, तो मिनिमम नंबर तो 1 ही आया। तो इसका जो इंपेरिकल बनेगा वो क्या बनेगा, C2H6O। कार्बन, हाँ, गुड 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 गुड, कार्बन 2 ये रहे बेटा, 1 ये रहे, कार्बन 3 है। ठीक है, तो देखो इसका इंपेरिकल क्या आएगा, C3H6O, है ना, 1 1 को लिखो मत लिखो, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो कंबाइन करके मिनिमम रेशियो लिख के अकॉर्डिंग लिख दो। तो यहाँ पे अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला कभी भी देखो, जैसे C3H6O है ना, और देखो CH2O है, क्या आप इससे बता पाओगे जी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या ये एल्डिहाइड है? आप एम्पेरिकल फार्मूले के थ्रू आप उस कंपाउंड की जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कैटेगरी है, हम वो नहीं बता पाएंगे ना बेटा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में इस तरीके से लिखा कंबाइन करके, ठीक है ना, कि हम मॉलिक्यूल की कैटेगरी बता पाए। और यहाँ पे क्या करा, हमने सबको कंबाइन कर, सारे कार्बन इकट्ठे, सारे हाइड्रोजन इकट्ठे, ऑक्सीजन जो भी, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, सबको इकट्ठा करके उनका एक मिनिमम होल नंबर रेशियो निकाल दिया, दैट इज एम्पिरिकल। अब देखो जैसे हमारे पास ये देखें, जैसे CH3, है ना, COCH3, जैसे ये कंपाउंड है, इसको एसीटोन बोलता है ना, कीटोन, ये कीटोन की कैटेगरी में आता है बेटा, है ना, ये एल्डिहाइड की कैटेगरी में था बेटा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ भी देखो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, 1 2 3 कार्बन हो गए बेटा, 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन देखो 1 है। अब इसका निकालोगे तो बेटा वही C3H6 आ गया। अब आप देख रहे हो कि एक कंपाउंड हमारा कीटोन की कैटेगरी, क्या बेटा, चार, चार का है बेटा, CH3CO CH3 है ना, हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। तो बेटा देखो इस तरीके से हमारे पास, देखो ये कंपाउंड, मतलब दिस C2H5CHO belongs to the aldehyde category and CH3COCH3 compound is belongs to the ketone category, both having the different different functional group, different different chemical property, है ना, but both having the empirical formula same। दोनों का empirical formula क्या है बेटा, देख रहे हो आप, सेम है, और वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? तो वही जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कहना चाह रहा था कि अलग अलग कैटेगरी वाले कंपाउंड का, फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का बेटा क्या आ सकता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ सकता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। जैसे देखो क्या होता है, एक और होता है, जैसे ये आ गया, ऐसे बेटा एल्केन की कैटेगरी में देखो एक आता है, जैसे हमारा, है ना, ब्यूटेन होता है, साइक्लो ब्यूटेन, जैसे है ना साइक्लो, है ना, और ब्यूटेन, मान लीजिए, एक तो ये, तो साइक्लोब्यूटेन क्या होता है बेटा, देखो CH2 और आपका CH2। ठीक है, तो देखो आप देख रहे हो इसमें कार्बन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो C4, H कितने हैं बेटा, 2 2 4 2 6 और 2 8, C4H8 हो गए। और देख रहे हो चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन, पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन हो वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए एक दूसरे से, तो वो कंपाउंड किस कैटेगरी में आता है बेटा, एल्केन की कैटेगरी में आता है। अब इसमें कार्बन कितने हैं, चार, चार को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट प्लस एल्केन मिलके क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। समझ में आया ये ब्यूटेन वर्ड कैसे आया? और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला हमने, साइक्लो, है ना। और देखो C4H8 जो होता है वो CnH2n की कैटेगरी में भी, मतलब समझे, आपके पास 1 2 3 4 कहीं पे भी आपने एक डबल बॉन्ड दे दिया, तो CH3 CH और CH3, देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 और 1, 4 4 5 5 और 3 8, तो आ गए।
तो ये कैटेगरी होगी देखो बेटा आपकी एल्कीन, और ये कैटेगरी साइक्लो एल्केन। तो आप देख रहे हो साइक्लो एल्केन एक अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप है और एल्कीन एक अलग टाइप का है, लेकिन दोनों का जो इंपेरिकल निकल के आएगा वो सेम आएगा। और ये चीज बता रही है देखो इनकी फंक्शनिंग, जैसे इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, इसमें साइक्लो में सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, तो आप क्लियर कर पाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, मतलब एक तो इंपेरिकल फार्मूला होता है ना कि कोई भी कंपाउंड जिन एटम से मिलकर बनकर बना है वो मिनिमम होल नंबर रेशो है ना ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, सबको कंबाइन करके इकट्ठा है ना। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का एक हमारा मेन टॉपिक था, है ना, उन न्यूमेरिकल से। हाँ जी बच्चों बताओ, अभी किसी को कुछ पूछना हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो। हाँ जी बच्चों। चलो हाँ प्रीति बेटा, कोई डाउट बेटा। वही आएगा बेटा, वही उसका मॉलिक्यूलर है और वही उसका इंपेरिकल है। कई बार क्या होता है बेटा, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर सेम हो जाता है। देखो हम तो सीधा इंपेरिकल की कैटेगरी पे गए कि भाई एच कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, कार्बन 1 है तो 1 लिख लिया, हाइड्रोजन 4 है तो 4, इसका मिनिमम रेशो के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, तो वो भी CH4 ही निकल के आ गया। ठीक है ना बेटा। अच्छा ठीक है, तो आज कितना टाइम हुआ, 11:48। ठीक है बेटा, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, 12 बजे मेरी दूसरी क्लास भी है। ठीक है, तो आप बच्चे लोग क्विट करो फिर, बाकी जिसको कुछ पूछना हो वो रोक। हाँ बाय बेटा, जिसको कुछ पूछना हो। हाँ 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 बेटा, वो आपके वाले के एक्चुअली क्या है, कल संडे मेरा थोड़ा ऐसे ही निकल गया पूरा, है ना, कल सुबह बस ऐसे ही कुछ